एक दिन यूं ही फ़ोन चला रहा था और अचानक से ट्रेडलाइन.com पर पहुंचा और वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग सेक्शन में पहुंच गया तो पता चला कि भारत के राष्ट्रपति पब्लिकली तौर पर 78 स्टॉक को होल्ड करती हैं और जिसकी नेटवर्थ 43 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। ये देख करके मेरी हवा खराब हो गई। फिर क्या, मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यार राष्ट्रपति भी कई सारे कंपनियों में शेयर होल्ड करती हैं, लेकिन खास बात ये सारी कंपनियां पीएसयू हैं। फिर दूसरा सवाल मन में ये उभरा, क्या शेयर मार्केट में भी सरकार निवेश करती है जैसे हम और आप निवेश करते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते रिसर्च किया तो पता चला कि भारत सरकार भी शेयर मार्केट में निवेश करती है, लेकिन इसमें एक पेच ये है कि वो निवेश खुद डायरेक्ट नहीं करती है, अपने सरकारी संस्थाओं के जरिए करती है। ध्यान रहे, सरकार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करती है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में या फिर दूसरे डेरिवेटिव सेगमेंट में भाग नहीं लेती है। सरकार अपनी इंस्टीट्यूशन के जरिए केवल निवेश करती है। सरकार हमारे और आपके तरह ग्रो ऐप या जीरोधा ऐप में लॉगिन नहीं करती है, बल्कि सरकार अपना निवेश सरकारी संस्थाओं के जरिए करते हैं, जैसे कि LIC, SBI म्यूचुअल फंड, EPFO और दूसरी PSU कंपनियों के जरिए। और सरल तरीके से समझते हैं, आपने LIC और EPFO का नाम जरूर सुना होगा। हम लोगों में से कई लोगों ने LIC से इंश्योरेंस ले रखा होगा। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम यानी कुछ पैसा भरते हैं। अब जो LIC के पास प्रीमियम जाता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अब LIC को उस इंश्योरेंस के लिए अंत में क्लेम देना पड़ता है। अब सोचिए, इतने ज़्यादा LIC का क्लेम देने के लिए LIC को कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना पड़ता होगा। इसलिए LIC के पास जो भारी मात्रा में प्रीमियम का पैसा आता है उसे स्टॉक मार्केट में और दूसरे अन्य सेफ इन्वेस्टमेंट के जो रूट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड और किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट से बैक्ड होती है, उसमें इन्वेस्ट कर देती है ताकि उनका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बन सके। अब आप सोचेंगे कि LIC ये काम करती है, पता नहीं कैसा करती होगी, तो इसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि LIC जो भी पैसा निवेश करती है उसके लिए उन्होंने एक पूरी टीम बना रखी है, एक अलग से पूरा डिवीज़न बना रखा है जो पूरे पैसे को इन्वेस्ट करती है। और इस टीम में कई सारे एकदम हैवी जो नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, फंड मैनेजिंग का, तो वो होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग कहाँ निवेश करते हैं। आमतौर पर वो ऐसे कंपनियों में निवेश करते हैं जो बहुत ही विश्वसनीय होती है। दूसरी बात, LIC के पास एक जोखिम मैनेजमेंट करने वाली टीम भी होती है, जिनके एक्सपर्ट ये डिसाइड करते हैं कि LIC के पैसा किन सेक्टर्स में निवेश किया जाएगा, किन इन्वेस्टमेंट स्कीम में या फिर किस इक्विटी शेयर में डाला जाएगा, जहां से जोखिम कम हो और रिटर्न अधिक से अधिक मिल सके। वो चीज़ यहाँ की जोखिम मैनेजमेंट करने वाले एक्सपर्ट देखते हैं। ध्यान रहे, LIC जो भी पैसा निवेश करती है स्टॉक मार्केट में, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम IREDA कहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही करती है। ऐसा नहीं कि LIC का मन किया तो लाओ 75% जो मेरा फंड है उसको स्टॉक मार्केट में डाल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। IREDA ने एक नियम कानून बना रखे हैं, उसके अनुसार ही LIC या फिर दूसरी सरकारी संस्थाएं जो है पैसा को इन्वेस्ट करती हैं। और दूसरी बात, ये सारा काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है। और दूसरी बात, जो भी निवेश किया जाता है उसे डाइवर्सिफाई किया जाता है, यानी कि डाइवर्सिफाई करने का मतलब यहाँ पर यह है कि शेयर में ही केवल पैसा नहीं डाला जाता है, उसे अलग अलग बकेट में डाला जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बकेट में डाल दो। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि एक ही बकेट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए वरना फूट जाएंगे। उसी तरीके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में भी LIC जो है अपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं डालती है। मान लीजिए एक जगह डाली और वो गिर गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। इससे अच्छा है कि डाइवर्सिफाई कर दो, 6-7 जगह डाल दो। एक जगह डूबेगा लेकिन बाकी 6-7 जगह तो रिटर्न आएगा ना, तो उससे इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहता है। इसलिए LIC का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सेफ़ रहता है। तो हम कह सकते हैं, भले ही सरकार डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करती है, लेकिन उनकी संस्थाएं स्टॉक मार्केट में निवेश करती हैं। हमने आपके लिए LIC का उदाहरण दिया है, बिल्कुल इसी तरह से EPFO भी
डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करता है। ईपीएफओ के फंड मैनेजर आमतौर पर ईटीएफ के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ध्यान रहे, एलआईसी और ईपीएफओ के फंड मैनेजर निवेश बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। ये नहीं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो हमेशा बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं और हमेशा उनकी नज़र इन इन्वेस्टमेंट पर बनी रहती है। उनके जो फंड मैनेजर और रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है वो लगातार अपने सारे इन्वेस्टमेंट पर फोकस बनाए रहते हैं। वो लगातार सारे इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा डाल दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसको छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा खबर पर नज़र बनाए रखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एलआईसी ने किसी कंपनी में पैसा डाला है और उस कंपनी की फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फंडामेंटल्स मतलब कि उस कंपनी की मैनेजमेंट है या फिर उनकी फैक्ट्रीज़ हैं या फिर उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बेकार होंगे और उसका इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हैं। ये फंड मैनेजर, रिस्क मैनेजमेंट इन सब चीज़ों को देखती रहती है रेगुलर बेसिस पे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है निकाल करके अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं और इन्वेस्ट कर देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एलआईसी हो, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, ये सभी एक तरीके से सरकार के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काम करते हैं। भले ही सरकार ये काम ना कर रही हो, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर काम करती है। सरकार सीधे ही स्टॉक मार्केट में भले ही ना निवेश करे, लेकिन एक तरीके से वह देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन जाती है। एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ के फंड मैनेजर्स वगैरह स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं करते हैं। ये नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसी कंपनी में निवेश करेंगे, या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो इसमें निवेश करेंगे, केरला की कोई लेफ्ट की गवर्नमेंट है तो इसमें निवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग एकदम जैसे हम और आप या फिर बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स या फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके तरह ही निवेश की पूरी टेक्निक अपनाते हैं। वो लोग भी एकदम बाकायदा रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में, क्या इस सेक्टर की या फिर इस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ क्या होने वाली, इन सब चीज़ को फोकस में रख कर के ही निवेश करते हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक या फिर और एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पता चल गई है तो हम जो है यहाँ निवेश कर दें, ऐसा भी नहीं होता। उन्हें भी कुछ नहीं पता होता कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेने वाली है या फिर गवर्नमेंट क्या करने वाली है। गवर्नमेंट अपना काम अलग करती है और ये जो इंस्टीट्यूशन होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो निवेश करती है, उनके फंड मैनेजर अलग तरीके से निवेश करते हैं। उनको कोई भी अंदरूनी जानकारी नहीं रहती है। ये मत सोचिएगा कि उनको अंदर की जानकारी रहती है तो ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना किसी राजनीति प्रेशर के काम करते हैं वो लोग। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है पीएसयू कंपनियों के मालिक होते हैं। भारत के स्टॉक मार्केट में इस समय 50 से अधिक जो है कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसके शेयर रोजाना शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। जब भी इन पीएसयू शेयर के दाम बढ़ते हैं तो इन सरकार की होल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देश में जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं उसकी मालिक भारत सरकार होती है और भारत सरकार की तरफ से संपत्ति का मालिकाना हक भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास जो मालिकाना हक होता है संपत्ति का, वो राष्ट्रपति का निजी संपत्ति नहीं होता है। राष्ट्रपति केवल संपत्ति को होल्ड करता है। जैसे राष्ट्रपति चेंज होगा उसकी होल्डिंग भी चेंज हो जाएगी और वो नए राष्ट्रपति के नाम से हो जाएगी। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति एक ट्रस्टी की भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, लेकिन निवेश का तरीका है अपने इंस्टीट्यूशनल बॉडी के जरिए, यानी कि एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ के जरिए। ये लोग जो है एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भूमिका निभाते हैं सरकार की तरफ से। ध्यान रहे, सरकार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। सरकार जो है केवल निवेश करती है, वो भी अपने इंस्टीट्यूशनल बॉडी की मदद से।